कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। स्टीफन ग्रोस की जो किताब है द एग्जामिन्ड लाइफ, वो हमें ठीक इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है। सोचिए, ये किताब 25 साल और 50,000 घंटों की साइको एनालिटिक बातचीत का पूरा सार है, जिसे बहुत ही दिलचस्प कहानियों में बुना गया है। हर कहानी मानो हमें एक प्राइवेट कंसल्टिंग रूम में ले जाती है, जहां पेशेंट और एनालिस्ट के बीच की बातचीत से छिपी हुई भावनाएं, अनकहे दुख और हमारे जो अनजाने पैटर्न हैं, वो सब सामने आते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और उन जरूरी सबकों को समझते हैं जो ग्रोज ने अपने काम से सीखे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कहानियों की जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं, और उन तरीकों की जिनसे हम खुद का बचाव करते रहते हैं। कभी सोचा है क्या होता है जब हमारे अंदर एक कहानी तो होती है पर हम उसे बयां ही नहीं कर पाते? ग्रोज हमें एक ऐसे ही मरीज से मिलवाते हैं जो अपने पिता की कमी के बोझ तले एकदम दबा हुआ है और बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करता रहता है, बिना ये जाने कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब देखिए, यहाँ एनालिस्ट का काम कोई सलाह देना नहीं है, बल्कि बहुत ही धीरज के साथ सुनना है, ताकि वो मरीज अपने दर्द को बताने के लिए शब्द ढूंढ पाए। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? जैसे ही वो अनकही कहानी जुबान पर आती है ना, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और फिर जिंदगी जीने के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। तो फिर इस पहले चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि जो कहानियां हम नहीं कह पाते, वो हमारे व्यवहार को हमारे सचेत विचारों से भी ज्यादा कंट्रोल करती हैं। दूसरी बात, दर्द को शब्द देने से वो एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे हम बदल सकते हैं, मतलब दोबारा लिख सकते हैं। और तीसरी, बिना किसी जजमेंट के किसी को सुनना, ये सच के बाहर आने के लिए सबसे अच्छी जमीन तैयार करता है। अच्छा, हम सब ने ये देखा ही है कि कैसे हंसी मजाक अक्सर गहरे दर्द को छुपाने का एक तरीका बन जाता है। इस चैप्टर में लिली की कहानी है। उसके जो तेज तर्रार चुटकुले हैं ना, वो असल में उसके बचपन की उपेक्षा पर पर्दा डालते हैं। हर चुटकुला उसे लोगों से दूर रखता है और अपने माता पिता के प्रति जो असली गुस्सा है उसे बाहर आने से रोकता है। ग्रोज एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि जो हंसी हमें जोड़ती है, वही हंसी हमें अलग भी कर सकती है। और जब लिली से ये पूछा जाता है कि वो असल में किस बात पर हंस रही है, तो बस उसकी सच्ची भावनाओं का दरवाजा खुल जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी बनावटी हंसी की जगह असली आंसू ले लेते हैं और उसे मजाक उड़ाने से ज्यादा रोने में सुकून मिलता है। तो यहां से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली तो ये कि चुटकुले कभी-कभी इमोशनल फर्स्ट एड का काम तो करते हैं, लेकिन गहरे रिश्ते बनाने में रुकावट भी बन सकते हैं। दूसरी बात, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मजाक का असल निशाना कौन है, तो अक्सर छिपे हुए घाव सामने आ जाते हैं। और हां, कभी-कभी खुद को रोने देना सबसे मजेदार चुटकुले से भी ज्यादा आजादी दे जाता है। अब बताइए, तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। पर ग्रोज हमें इसके छिपे हुए खतरों से भी सावधान करते हैं। वो जेमी की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसकी हमेशा बहुत होशियार होने के लिए तारीफ होती थी, लेकिन जैसे ही उसे स्कूल में थोड़ी नाकामी मिली, उसका पूरा आत्मविश्वास टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कभी मेहनत को महत्व देना सीखा ही नहीं था। उसे तो बस यही लगा कि वो पैदाइशी होशियार है। ग्रोज कहते हैं कि खोखली तारीफों से कहीं बेहतर है किसी के संघर्ष को पहचानना। और जब जेमी थेरेपी में ये सीखता है कि हमेशा सही होने के बजाय कोशिश करने के लिए खुद की सराहना करनी चाहिए, तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। तो इस कहानी से जो जरूरी बातें सामने आती हैं वो ये हैं। पहली, किसी के गुणों की तारीफ करना, जैसे कि अरे कितने होशियार हो, उनमें असफलता का डर पैदा कर सकता है। लेकिन जब हम कोशिश की तारीफ करते हैं तो एक ग्रोथ माइंडसेट बनता है। और दूसरी, सच्ची मान्यता बाहरी प्रशंसा से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब कोई हमें सच में देखता है और समझता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे जो दर्द कहा नहीं जाता, वो हमारे शरीर और हमारी यादों में गूंजता रहता है। कभी कभी हमारा शरीर वो बातें कहता है जो हमारी जुबान कह ही नहीं पाती। ग्रोज ऐसे मामलों के बारे में बताते हैं जहां लोगों को सिर दर्द या पेट दर्द होता है जिसका कोई मेडिकल कारण ही नहीं मिलता। एक मामले में एक महिला का पेट दर्द उन पारिवारिक झगड़ों से जुड़ा हुआ था जिन्हें वो बचपन में देख नहीं पाती थी। जब मरीज अपने शारीरिक लक्षणों को भावनात्मक घटनाओं से जोड़ना सीखते हैं, तो शरीर के ये गुप्त संदेश समझ आने लगते हैं। इस तरह बातचीत और शरीर पर ध्यान देना दोनों मिलकर मन और शरीर के बीच की खाई को भरते हैं और दर्द का भावनात्मक बोझ कम हो जाता है। तो इस चैप्टर की 3 खास बातें हैं। पहली, शारीरिक लक्षण अक्सर उन भावनाओं का संकेत होते हैं जिन्हें हमने समझा नहीं है। दूसरी,
दर्द की टाइमलाइन को अगर ट्रैक किया जाए तो उसकी मनोवैज्ञानिक जड़ें मिल सकती हैं। और तीसरी, अपने शरीर के प्रति जागरूक होने से गहरी भावनात्मक समझ पैदा हो सकती है। जिस दुख का हम पूरी तरह शोक नहीं मनाते हैं ना, वो समय के साथ अलग अलग रूपों में गूंजता रहता है, जैसे चिंता, नींद ना आना या फिर रिश्ते बनाने का डर। ग्रोज एक युवती की कहानी बताते हैं जिसकी मां का देहांत तब हुआ जब वो सिर्फ 5 साल की थीं। दशकों बाद भी अधूरी यादें और अधूरे अफसोस उसकी लव लाइफ पर साया डालते हैं। थेरेपी में अपनी मां के आखिरी दिनों की कहानी को फिर से जोड़ना उसके लिए एक मरहम का काम करता है। जो बातें वो तब नहीं कह पाई थीं, उन्हें अब कहकर वो अपराध बोध और काश ऐसा होता कि बंधनों से आज़ाद हो जाती है। यहां से जो अहम बिंदु हमें मिलते हैं वो ये हैं कि अनसुलझा दुख, चिंता या इमोशनल सुन्नता का रूप ले सकता है। बिखरी हुई यादों को एक कहानी में पिरोने से हमें उस हानि को स्वीकार करने में मदद मिलती है और अपने अफसोस को जाहिर करने से हम पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। और ये हमें सफ़र के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से में लाता है कि आखिर थेरेपी काम कैसे करती है। झूठ बोलने की जो आदत है ना, वो किसी भी रिश्ते को खोखला कर सकती है। पॉल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो छोटी छोटी गलतियों को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ता है। इन झूठ के पीछे एक गहरा डर छिपा है कि अगर कोई उसकी सच्चाई जान गया तो उसे प्यार नहीं करेगा। थेरेपी का जो सुरक्षित माहौल है वो पॉल को सच बोलने का अभ्यास करने की जगह देता है, और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ईमानदारी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी भी सच्चे रिश्ते की एकमात्र नींव होती है। यहाँ ग्रोज 3 बहुत शक्तिशाली बातें बताते हैं। पहली, झूठ अक्सर एक ऐसे सच की रक्षा कर रहा होता है जिसे हम सह नहीं कर सकते। दूसरी, एक सुरक्षित चिकित्सीय रिश्ता धोखे के इस चक्र को तोड़ सकता है। और तीसरी, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही लगातार झूठ बोलने की आदत का सबसे बड़ा इलाज है। ट्रांसफरेंस ये साइको एनालिसिस का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हम अपने अतीत के रिश्तों, खासकर माता पिता के साथ की भावनाओं को वर्तमान के रिश्तों पर डाल देते हैं। अन्ना की कहानी में वो अपने विश्लेषक को कभी अपने पिता की तरह पूछती है तो कभी उस पर गुस्सा करती है। इन भावनाओं को समझकर और उन्हें नाम देकर ग्रोज अन्ना को अपने पुराने पैटर्न को एक नई जागरूकता के साथ फिर से जीने में मदद करते हैं। थेरेपी रूम एक तरह की लैब बन जाता है जहां वो रिश्ते निभाने के नए और स्वस्थ तरीके सीखती है। इससे हमें ये जरूरी समझ मिलती है कि ट्रांसफरेंस थेरेपी रूम को रिश्तों को समझने और सुधारने की एक वर्कशॉप बना देता है। जब इन भावनाओं को पहचाना और नाम दिया जाता है तो मरीज और विश्लेषक दोनों ही आज़ाद महसूस करते हैं और इस तरह अपने पुराने इमोशनल स्क्रिप्ट को फिर से लिखने से गहरे घाव भरने लगते हैं। किसी भी चीज का अंत हमें डराता भी है और हम उसे चाहते भी हैं। थेरेपी का अंत भी कुछ ऐसा ही होता है। मरीज आखिरी सेशन से घबराते हैं, लेकिन साथ ही वे इस निर्भरता से मुक्ति भी चाहते हैं। थेरेपी में अलविदा कहना हमें जीवन में होने वाली कई विदाइयों के लिए तैयार करता है। ये सिखाता है कि अलगाव और जुड़ाव एक साथ मौजूद रह सकते हैं। जब आखिरी दिन आता है तो मरीज सिर्फ विश्लेषक पर निर्भर नहीं होते, बल्कि अकेले आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ से जो बातें सीखने को मिलती हैं वो ये हैं कि थेरेपी का अंत जीवन के कई अंतों का एक छोटा रूप है। अलविदा कहने की रस्में हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मदद करती हैं और दुख सहने की क्षमता और लचीलापन दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। और अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली खंड पर पहुंच गए हैं, अपनी कहानी के लेखक खुद बनना। आखिर हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ अपने अतीत का नतीजा हैं या हम जो चाहें वो बन सकते हैं? ग्रोज कहते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बनती रहती है, दूसरों के साथ, हमारे रिश्तों और बातचीत से। ग्रोज हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक विश्लेषणात्मक नजरिया अपनाने की चुनौती देते हैं। गहराई से सुनें, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं और अपनी प्रेरणाओं को जानने की कोशिश करें। ऐसा करके हम अपनी कहानी के निष्क्रिय पात्र नहीं, बल्कि सक्रिय लेखक बन जाते हैं। और यहां से अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें। हमारी पहचान एक ऐसी कहानी है जिसे हम दूसरों के साथ मिलकर बनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जिज्ञासा बनाए रखना थेरेपी से मिली सीख को जिंदा रख सकता है। और सबसे जरूरी बात, हम हमेशा वो बन रहे होते हैं जो हम हैं। यह एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो इन सब बातों को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ग्रोज की किताब कुछ व्यवहारिक कदम सुझाती है। पहला,
हर दिन थोड़ा समय निकालें दूसरों को बिना टोके सुनने के लिए। दूसरा, ध्यान दें कि कब आप हंसी या तारीफ का इस्तेमाल अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, अपने शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें, वो अक्सर अनकही भावनाओं का सुराग होते हैं। चौथा, अपने करीबी रिश्तों में पुराने पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। और पांचवां, छोटे बड़े हर अंत के लिए विदाई की छोटी मोटी रस्में बनाएं। इन आदतों को अपनाकर हम ग्रोस के केंद्रीय संदेश को जी सकते हैं कि एक सार्थक जीवन वो है जिसकी हम जांच पड़ताल करने के लिए समय निकालते हैं। इनमें से कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा विचार उत्तेजक था? इस पर सोचिएगा जरूर। मन की परतों को समझने की एक खोज की यात्रा हम सब मिलकर जारी रख सकते हैं।